नमस्कार आप सभी को। अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, डीएससी पेंशनर हैं, पैरामिलिट्री से जुड़े हुए हैं, पैरामिलिट्री मतलब टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई भी पेंशनर जो डिफेंस से रिलेटेड है या तो आपके उनके फैमिली मेम्बर है, तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। OROP3 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग आज। इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हमारे पास हर रोज़ आता है, उनको एक एक करके समझाना मुश्किल होता है। उससे पहले हमें खुद को भी समझना पड़ता है। इम्प्लीमेंट तो हो जाता है चीज़ें, काफ़ी सारे अंग्रेज़ी भी आती है, काफ़ी 200-250 पेज का एक एक लेटर्स आता है। उनको पॉइंट वाइज करके उनके जो समराइज़ करने में भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में बात करेंगे OROP3 के ऊपर। क्या है OROP3, क्या इसको किस किस को फ़ायदा मिलेगा, आप इसमें कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, अगर आप बेनिफिशियल नहीं है तो आपको क्या करना है, कुछ करना भी है कि नहीं, ये हर एक चीज़ को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को जो मैंने बनाया है वो एक छोटा बच्चा जिसको जो शायद 10-12 साल का हो और थोड़ा सा भी उसको नॉलेज हो पैसे के बारे में, रिगार्डिंग कुछ चीज़ों के बारे में, उसको भी इस चीज़ को देख के पता लगे एक बार भी जो OROP3 क्या होता है। उस मोटिव की वजह से इस वीडियो को पूरा बनाया गया है। एकदम सिंपल लैंग्वेजेस में जो सवाल आपके होते हैं, इसमें कोई भी टेक्निकल टर्म को मैंने यूज़ करने की कोशिश नहीं किया है। चाहे जो भी हो जाए, आपको समझ में आना चाहिए चीज़ को। एक बार आपको समझ में आ गया तो उसके बाद कैसे आपको बाकी चीज़ फाइंड आउट करना है, अगर आपके इसके बाद भी अगर सवाल रह जाते हैं, मैं आपको ब्रीफ करूँगा। काम की बात चैनल पे मैं हूं देवराज, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है मैं एक एक्स नेवी हूं, लेकिन अगर आप सर्विस में नहीं थे या आप ऑनली कोई एक डिपेंडेंट है, उनको भी आज इस चीज़ को समझ में आएगा। OROP3 1 रैंक 1 पेंशन। सबसे पहले मैंने इसका थोड़ा समराइज किया है, तो मैं उसको देख के आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा ताकि आपको जो है चीज़ों को मैं एक सीक्वेंस में चल सकता हूँ। OROP3 1 रैंक 1 पेंशन, ये होता क्या है एक्चुअली? इससे पहले 2016 से पहले जो चीज़ें थी, ये 2014 से एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन उससे पहले तक पेंशन का कोई मेथोडोलॉजी नहीं था। जो जिसको भी जो इस रैंक से रिटायर हुए थे, उस टाइम उनका जो भी बेसिक था उसके हिसाब से उनको पेंशन मिल रहा था। लेकिन 7th पे कमीशन आने के बाद काफ़ी सारे पेंशन में जो 7th पे कमीशन जिनको मिला, उनका पेंशन जो है बढ़ गया, या तो जो सर्विस में थे उस टाइम में रिटायर हुए उनका बढ़ गया, लेकिन जो नीचे थे उनका जो बेसिक था पेंशन का वो कम था। इन सारे लोगों को एक साथ एक ही स्लैब में लाने के लिए जो है OROP2 को इम्प्लीमेंट किया गया। OROP2 को इम्प्लीमेंट करने का मतलब था, अगर आप एक रैंक में है, अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस एक है, तो आपको पेंशन भी सेम मिलेगा, चाहे आप जब भी रिटायर हुए हो। आशा करता हूँ इतनी बात को आपको समझ में आया होगा। इसको भी थोड़ा सा एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने टोटल 20 साल सर्विस किया है और आपका लास्ट रैंक सूबेदार था, तो जो 1990 में भी रिटायर हुए थे, अगर 20 साल की सर्विस में उनका रैंक भी सूबेदार रहा होगा, तो आप दोनों को सेम पेंशन मिलेगा। यह है 1 रैंक 1 पेंशन का जो मेन मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस जो है, यही है 1 रैंक 1 पेंशन। इतना आपको समझ में आ गया है? अगर इतना आपको समझ में आ गया है, नेक्स्ट अब बात करते हैं OROP जो 3, मैं अभी 3 की बात कर रहा हूं, तो OROP3 जो है किन किन लोगों के लिए एलिजिबल थे। OROP2 था 2014 से पहले, 1 जुलाई 2014 से पहले तक जो रिटायर हुए थे उनके लिए। OROP जो है वो 1 जुलाई 2024 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनके लिए। लेकिन इसमें एक क्लॉज को ऐड किया गया है, 2014 1 जुलाई के बाद जो प्री मैच्योर या तो ऑन रिक्वेस्ट रिटायर हुए हैं उनके लिए OROP3 लागू नहीं होता। तो कौन एलिजिबल है? सब एलिजिबल है। 2024 तक जो भी लोगों ने रिटायर हुए हैं या पेंशनर थे, और कौन एलिजिबल नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये दोनों दो लेटर से कॉरेस्पॉन्डेंस से लिया गया है। एक है सर्कुलर 555, डेटेड जो है उसका मैं आपको बता देता हूँ 4 फरवरी 2016, ये PCDA का एक सर्कुलर है। और
जो करेंटली एमओडी से जो लेटर इशू हुआ है वो डेटेड है 4 सितंबर 2024। ये दो लेटर के बेसिस पे ही जो है ये आज का जो वीडियो के टॉपिक है, ये सब सारा इंफॉर्मेशन इसके ऊपर है। मैं पैराग्राफ वाइज आपको, पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, आप किसी भी जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन का सोर्स कहाँ पे है, तभी जाके जो है आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सही होता है, उसका जेन्युइननेस जो है प्रूव होता है। तो दो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं, क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस को समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई देगा 0.5 क्वालिफाइंग सर्विस से स्टार्ट होता है और ये 21, 20, 22 साल तक चलता है। उसमें 0.5 है, 1 है, 1.5 है, ऐसे ऐसे करके। तो अभी अगर आपका सर्विस 15 साल 2 महीना है तो आपका काउंट किस में होगा? अगर आपका सर्विस 15 साल 4 महीना है तो आपका किस में काउंट होगा? तो इस मेथोडोलॉजी को समझने के लिए आपको क्वालिफाइंग सर्विस को समझना जरूरी है। अगर आपका सर्विस 3 महीना मतलब साल खत्म होने के बाद 3 महीने से ज़्यादा है और 9 महीने तक है, 3 से लेके 9 महीने के बीच में अगर आपका सर्विस हो रहा है तो आपका 15.5 मतलब 15 साल, अगर 4 महीना आपका सर्विस है तो आपका 15 साल 15.5 में काउंट होगा। अगर आपका 15 साल 9 महीने सर्विस है तो भी आपका 15.5 में ही काउंट होगा। इससे ज़्यादा अगर आपका सर्विस हो रहा है, 9 महीने से ज़्यादा सर्विस हो रहा है, तभी आप जाके 16 साल में काउंट होंगे। लेकिन ये है, मैं आपको ईयर बता देता हूँ ये किन के लिए कैसा है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ये जो मैंने आपको बताया, ये 28 जून 1983 के बाद जितने भी रिटायर हुए हैं उनके लिए ये जो कैलकुलेशन है ये लागू होता है। लेकिन 1983 से पहले अगर रिटायर हुए हैं उनके लिए जो है उनका क्वालिफाइंग सर्विस जो है अलग काउंट होता है। एक मैं एग्जाम्पल जो इस लेटर में दिया गया है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 17 साल 10 महीने सर्विस करके रिटायर होते हैं 28 जून 1883 के बाद, तो आपका सर्विस काउंट होता है 17.5 इयर्स। अगर आप 28 जून 83 से पहले रिटायर हुए हैं लेकिन 1960 के बाद आप रिटायर हुए हैं तो आपका 17 साल काउंट होगा। आपको समझ में आ गया है? अगर आप 17 साल 10 महीने में रिटायर हुए हैं और अगर आप 83 के बाद रिटायर हुए हैं तो आपको जो है 18 साल का ही पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आप 83 से पहले रिटायर हुए हैं, 83 से पहले रिटायर हुए लेकिन 86 के बाद, 86 से लेके 83 के बीच में अगर आप रिटायर हुए हैं तो 17.5 में काउंट होगा और उससे पहले अगर रिटायर हुए हैं तो वो 17 इयर्स में काउंट होगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो 83 से पहले काफ़ी बहुत ही कम लोग हैं जो रिटायर हुए हैं, तो उनको जो है वो 17.5 इयर्स में काउंट होगा। अभी आते हैं डिसेबिलिटी एलिमेंट के बारे में कुछ बात करने के लिए। डिसेबिलिटी के बारे में बहुत सारे जो कंफ्यूजन था वो OROP 2 जब लागू हुआ था उस टाइम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था। क्या इम्प्लीमेंट किया था मैं उसको आपको बताता हूँ। इससे पहले डिसेबिलिटी पेंशन ओआर्स, जेसीओस और ऑफिसर्स का एक स्लैब में डिफाइन कर दिया गया था। सारे ओआर्स कोई भी रैंक में हो उनको एक ही डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, जो जेसीओस है उनको एक ही मिलेगा, जो ऑफिसर्स है उनको एक ही मिलेगा। लेकिन जब OROP 2 आया तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्या चेंजेस हुआ उसमें कर दिया गया डिसेबिलिटी पेंशन को मेन पेंशन मतलब क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के साथ कनेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब डिसेबिलिटी पेंशन भी आपके रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर ही हर का अलग अलग होगा और आपको डीए आपके बेसिक एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों के ऊपर मिलेगा। यह है OROP 2 जो 555 का सर्कुलर 555 है, उसके हिसाब से ये चेंजेस हुए। अभी ऑफिसर्स के लिए एक चेंजेस हुआ। अगर ऑफिसर्स रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1996, ये है पैराग्राफ नंबर 1 सर्कुलर 555।
अगर वो मेजर रैंक से रिटायर हुए हैं और 21 ईयर्स 21 साल का सर्विस उन्होंने खत्म किया है तो उनको लेफ्टिनेंट कर्नल के अकॉर्डिंगली जो है पेंशन उनको मिलेगा। क्लियर हो गया इस बात को। बी जो है उस बी में लिखा गया है 1 जनवरी 2006 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनके पेंशन में अलग रैंक लिखा हो सकता है और उन्होंने जो रैंक से रिटायर हुए हैं उसमें अलग रैंक लिखा हो सकता है, लेकिन उनके पेंशन में जो रैंक लिखा हुआ है उसके हिसाब से उनका पेंशन जो है काउंट होगा। यह है पैराग्राफ बी की बात। पैराग्राफ सी में लिखा हुआ है अगर आपको एसीपी मिला है तो एसीपी का काउंटिंग कैसे होगा, थोड़ा एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। अगर एक सिपाही है और उनको एसीपी 1 मिला है तो उनको नेक्स्ट रैंक जो है नायक, उस नायक रैंक का पेंशन मिलेगा। अगर सिपाही को एसीपी 2 मिला है तो उनका जो नेक्स्ट रैंक है वो हविलदार है, उनको फिर हविलदार के हिसाब से मिलेगा। अगर उनको एसीपी 3 मिला है तो उनका नेक्स्ट रैंक जो है वो मेजर है, सूबेदार है, उसको सूबेदार के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगा। यह है एसीपी 1, 2, 3 का फंडा। जिस रैंक में आप है, अगर आपको 1 मिला है तो नेक्स्ट, 2 मिला है तो दूसरा नेक्स्ट और 3 मिला है तो तीसरा जो रैंक है उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। डीएससी पर्सनल जो है उनके लिए रिवीजन हुआ था, डीएससी पर्सनल के लिए हुआ था। डीएससी पर्सनल आपको सबको पता होगा, डीएससी पर्सन्स को किसी को 1 पेंशन मिलता है, किसी को 2 पेंशन मिलता है। इसका मतलब ये है अगर कोई आर्मी में सर्विस किया 5 साल और छोड़ दिया किसी रीजन की वजह से तो उनको आर्मी का पेंशन मिला नहीं, लेकिन वो डीएससी में गए तो डीएससी का सर्विस पूरा किया तो उसमें उनको 1 पेंशन मिल रहा है, तो उनका जो आर्मी का काउंट है 5 साल वो भी काउंट होगा। मतलब अगर उन्होंने डीएससी में 20 साल सर्विस किया है तो उसको टोटल 25 साल के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर उनको आर्मी का भी पेंशन मिल रहा है तो आर्मी का सर्विस उनको काउंट नहीं होगा, सिर्फ उनको डीएससी में जो सर्विस है उसके हिसाब से उनको पेंशन मिलेगा। बहुत सिंपल है। जो एलटीए है, अगर कोई पेंशनर है उनको आरओपी 2 का जो है मिलना चाहिए था लेकिन उनको मिला नहीं, उनको एरियर नहीं मिला तो एरियर जो है एलटीए के थ्रू उनका जो नॉमिनी है उसको मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई भी है जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको आपका फादर जो है वो 1 जुलाई 2014 में जिंदा थे या कुछ दिन बाद एक्सपायर हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है तो आपको जो एरियर है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, आप उस एरियर के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये जो है पैराग्राफ 14 में लिखा हुआ है सर्कुलर 555 में। अब जो है आपको आरओपी 3 को समझना है तो बहुत जरूरी है ये सर्कुलर 555 को समझना, इसलिए जो 555 की जो कुछ सेलिएंट फीचर्स है मैंने आपको बता दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपका कम ज्यादा क्यों हो रहा है। अब थोड़ा मेथोडोलॉजी को समझिए, जो इसका जो पेंशन है इसको कैसे डिटरमाइन किया गया है, कितना आपका बेसिक होना चाहिए एज पर लेंथ और सर्विस। एज पर लेंथ और सर्विस जो है आपका लेंथ ऑफ सर्विस एंड रैंक के हिसाब से जो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन मिल रहा था उसका एक एवरेज किया गया है, उस एवरेज के हिसाब से ही जो है ये कैलकुलेशन को पूरा किया गया है। अगर लेंथ ऑफ सर्विस में ऐसा हुआ है जो लोअर रैंक है, लोअर रैंक में अगर पेंशन ज़्यादा है और अपर रैंक में कम हो रहा है तो उन दोनों को भी एक ही प्लेटफॉर्म में लाने के लिए उसके हिसाब से भी उसका तुलना किया गया है। तो ये था मेथोडोलॉजी। इसका जो इसके वजह से क्या हुआ और उसके वजह से क्यों आप लोग का कंप्लेन आ रहा है इसके बारे में थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ। कुछ सवाल जो बार बार आ रहे हैं उसके बारे में पहले आपको बात कर लेता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे हो रहे हैं जो मेरे सीनियर जो मेरे जूनियर है वो बोल रहे हैं, जो सीनियर और जूनियर जो है वो ऐसे बोल रहे हैं, सीनियर कंप्लेन कर रहे हैं जो मेरे जूनियर जो है उसको मेरे बराबर पेंशन मिल रहा है। इसका 2 रीजन है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो बार बार लोग आपको कंफ्यूज करेंगे आपको गुस्सा दिलाने के लिए। पहली बात सोचिए, एक जेडब्ल्यू है वो एक्स ग्रुप के हैं और एक जो सर्जेंट है वो वाई ग्रुप के, और रिसेंटली रिटायर हुए हैं, सीनियर जो है काफी पहले रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसा काफी बार हो सकता है जो इन दोनों का जो पेंशन का एलिमेंट हो वो सर्जेंट का जो है वो जेडब्ल्यू से ज्यादा जा रहा है, इसकी वजह से वो जेडब्ल्यू को भी
इनके बराबर लेके आने के लिए दोनों को पेंशन को जो है एक फॉर्मूले से सेम किया गया है, ना कि आपका जो जूनियर है आपसे ज़्यादा पा रहा है या आपके बराबर पा रहा है, ऐसा नहीं। उस जूनियर की वजह से ही आपका जो पेंशन है उसको भी उस लेवल पे लाया गया है। ये चीज़ सर्कुलर 555 में लिखा है, आपको आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा। और भी अच्छी तरह से समझने के लिए मैं और एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। सोचिए 2024 मैं 2021 में रिटायर हुआ हूँ और अभी 2024 में जो रिटायर हुआ है, मैं 17 साल सर्विस एज ए चीफ पेटी ऑफिसर करके मैं रिटायर हुआ था। अब 2024 में जो 17 साल एज ए चीफ पेटी ऑफिसर करके रिटायर होगा, उसका जो पेमेंट होगा वो मेरे से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे अभी तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन जब OROP 4 आएगा, OROP 4 में हम दोनों का जो पेंशन है उसको ऑलमोस्ट सेम कर दिया जाएगा। तो इससे मैं अगर उस टाइम में गुस्सा होऊंगा, जो ये तो मेरे जूनियर है और ये तो मैं तो 21 में रिटायर हुआ था और ये तो 2024 में रिटायर हुआ है, तो भी मेरे बराबर उसको पेंशन मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है एक पेटी ऑफिसर है, वो 17 साल में रिटायर हुआ है और मैं 2024 में अगर वो रिटायर हो रहा है एज ए पेटी ऑफिसर करके 17 साल अगर रिटायर हो रहा है और मैं 2021 में एज ए चीफ रिटायर हुआ हूँ, तो भी हम हो सकता है जो आज के दिन में उसका पेमेंट ज़्यादा होगा मेरे से। लेकिन जब OROP 4 आएगा, इस पेटी ऑफिसर को भी और मेरे को भी जो पेंशन पेमेंट है एक कर दिया जाएगा। तो उस टाइम में एक्चुअली ये रिवर्स हो रहा है। हमको लग रहा है हमारे जूनियर को हमसे कम पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उल्टा ये हो रहा है, इस जूनियर की पेमेंट ज़्यादा है इसलिए हमारे पेमेंट को भी उसके बराबर करके बढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने बोला आपको, जो ये थोड़ा सा आप शांति से सोचिए, तब इस बात को आपको समझ में आएगा। सिर्फ ये बात को गुस्सा करके फ़ायदा नहीं है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूँ या ब्रिगेडियर हूँ और मेरा जो पेंशन है आप उसके बराबर है। आप जब आगे पीछे का पेंशन देखेंगे, लास्ट टाइम क्या था और अभी आपका पेंशन क्या हुआ है, OROP 2 में क्या था, OROP 3 में क्या हुआ है, तब जाके आप इसका फ़र्क जो है आपको समझ में आएगा, तब आपका गुस्सा जो है वो शांत होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से सोचिए, फिर देखिए। बार बार लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, बार बार ये बोल के जो सबको एक कर दिया गया है और कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गया है इस OROP में। OROP 4 क्या आएगा? हाँ, OROP 4 आएगा, क्योंकि सबको एक लेवल पे लाना है तो फिर OROP 4 को भी लाना पड़ेगा। 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, लेकिन ये कितने साल बाद आएगा ये मुझे अभी तक पता नहीं। ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है। अगर आपको कहीं दिखाई दिया है तो आप बोल सकते हैं, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। बस सबको इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल के जरिए या ग्रुप के जरिए। अभी आपका सवाल ये है, जो आपको ये पेंशन जो है आपका अभी के बेसिक कितना होना चाहिए, आपको पता कैसे लगेगा? आपको पता लगेगा OROP 3 टेबल जो है, मैंने जो रेफरेंस दिया आपको 2 सितंबर 2024 का जो OROP 3 टेबल है, उसमें आपको जो है आपका लेंथ ऑफ सर्विस और रैंक देखेंगे, ग्रुप देखेंगे, X या Y ग्रुप है, उसके हिसाब से जो है आपको आपका बेसिक दिखाई दे देगा और उतना ही आपका पेंशन जो है होना चाहिए। बेसिक पेंशन उतना आपको होना चाहिए। डाउनलोड PPO करना है आपको उस स्पर्श के अकाउंट में, ये अलग वीडियो से स्टेप वाइज मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आप उसमें जाके लॉगिन कीजिए, आपके माई डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपका जो नया PPO है वो जनरेट हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अभी जो है पेमेंट वो लोग ने जनरेट करना चालू कर दिया था, तो बीच में जो मंथली पेंशन है उसकी वजह से उसको थोड़ा डिले किया, क्योंकि नहीं तो फिर पेंशन डिले हो जाता और पैनिक हो जाते लोग। तो उसके बाद जो है आपका जो PPO है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपका कोई रिकवरी हो रहा है, कोई पैसा कटा है, कुछ हो रहा है, तो बार बार ये सवाल आता है जो क्यों हो रहा है। ये क्यों का सवाल आपको पूछने से पहले ये ज़रूरी है समझना, ये एक कॉन्फिडेंशियल है इंफॉर्मेशन। आपको पेमेंट कितना आ रहा है, आपका पेमेंट कितना काटा जा रहा है, तो एक मैसेज डालने से ये कोई बता नहीं सकता क्यों हो रहा है। ये आपके पेंशन स्लिप में लिखा हुआ है, उसमें देखिए क्रेडिट और डेबिट में आपको दिखाई दे देगा और समझ में भी आ जाएगा जो किस लिए काट रहा है। कुछ ज़्यादा दिया होगा तभी काट रहा है, क्या ज़्यादा दिया है और उसमें पेंशन स्लिप में मेंशन होगा, ज़रूर उसको चेक कीजिए। क्या आपका पेंशन जो है कम हो जाएगा? नहीं, आपका पेंशन कम नहीं होगा है, आपका पेंशन जो है वो प्रोटेक्टेड है। अगर ज़्यादा होगा तो हो सकता है, लेकिन कम कभी नहीं होगा, उसको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अगर आपको इसके बाद भी लगता है जो आपके टेबल के में आपका जो पेंशन है उसके हिसाब से आपको पेंशन को रिवाइज नहीं किया है, तो
पेंशन सबका रिवीजन हो गया है, उसके बाद भी आपका रिवीजन नहीं हुआ है, तो आप जो है ग्रीवियंस सेक्शन में जाके वो आरओपी 3 टेबल का जो है आप रेफरेंस डाल के लिख सकते हैं। जो आपका ये हुआ नहीं है तो वो लोग जो है इसको रेफर करके इंप्लीमेंट आपको कर देंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक सबका हुआ नहीं है। तो थोड़ा ये अक्टूबर महीना कम से कम इंतजार कीजिए, उसके बाद जो भी आपको स्टेप लेना है आप ले सकते हैं। जब ये मैं पढ़ रहा था तब मुझे एक ऑब्जर्वेशन आया मेरे खुद का, ये कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरा कोई ऑब्जर्वेशन ये था जो मैं जब रिटायर हुआ था, जैसे मैंने बोला मैं 17 साल में जब रिटायर हुआ था तब मैं ऑलरेडी 3 साल एज ए चीफ मैंने सर्विस किया था। इसके वजह से जो लोग 17 साल में 1 साल के चीफ में रिटायर हुए थे उनसे ज़्यादा मेरा पेमेंट था। लेकिन जब ओआरओपी हुआ, ये जो काउंट मतलब इस रैंक में आपके लास्ट रैंक में आपका सर्विस की थी उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से आपका बेसिक जो है बनता है, उस चीज़ को ओआरओपी 3 में हटा दिया गया है। और उसको सिर्फ जो है अगर आपका सर्विस 1 दिन भी है उसमें तो भी आपका जो है पेंशन जो है वो सेम ही रहेगा। मेरे किसी के भी आप उसके आप तुलना कर ले, उसके हिसाब से उसको सही कर दिया गया है। पहले तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे इतना भी समझ में आया क्योंकि ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक सोल्जर का, वेटरन्स का ये निकालना, डेटा निकालना जो वो उस रैंक में कितने दिन थे ये बहुत मुश्किल है और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है। और अभी तो ये हो गया है जो आपको अगर प्रमोशन लेना है तो आपको उतना सर्विस करना ही होता है, तो उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 2022 से मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस चीज़ को ही शायद इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए ही ये जो ओनली लेंथ ट्रेड और जो सर्विस है रैंक है उसको ही रखते हुए कैटर करते हुए ओआरओपी 3 को इम्प्लीमेंट किया गया है। बहुत सारा फैमिली पेंशन है, बहुत टाइप के फैमिली पेंशनर एक्चुअली होता है क्योंकि पेंशनर भी बहुत टाइप के होते हैं। तो इसके ऊपर उसका क्या क्राइटेरिया है, किसको पूरा मिलता है, किसको 100%, किसको 60% मिलता है, किसको 50% मिलता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो आज का वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो भी फैमिली पेंशनर है उनको कितना मिलना चाहिए एज पर जो है टेबल। आप अभी तो 555 जो आरओपी 3 टेबल है उसमें आपको दिखाई दे देगा, लेकिन उसके हिसाब से कितना पैसा आपको मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ये बात को मैं डिस्कस करूंगा उस वीडियो में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो मेन पॉइंट है, सारे टॉपिक है, मैं टच करके गया हूं। जो भी आपको सवाल अगर लगता है जो आपके सवाल का जवाब आपको मिला नहीं है तो मैंने पहले ही 2 रेफरेंस जो लेटर है आपको इसमें मेंशन कर दिया है। मैं जो कमेंट नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं उस 2 लेटर के बारे में आप दे दूंगा डिटेल्स। आप इंटरनेट पे जाके कभी भी सर्च करके उस 2 लेटर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, शांति से पढ़ सकते हैं और आपके जो जवाब है आपको मिल जाएगा। दूसरे की बातों को सुन के बेकार में अपने आप को गुस्से में मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, सर को गर्म मत कीजिए। एक चीज को ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपको हर एक वीडियो में ये चीज बोलता हूँ, जो भी आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है उसके पीछे उसका कोई मोटिव होता है। तो खुद को परेशान मत कीजिए, खुद को ज्यादा गुस्से में मत डालिए, पहले सच्चाई को जानिए। अगर आप सही है तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ आपको उसको रेफरेंस देना है और बताना है जो भाई मैं इस रेफरेंस के अनुसार मेरा जो मुझे कम मिल रहा है और मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। लेकिन आपको रेफरेंस नहीं है तो आप सिर्फ बात करेंगे जो मुझे इतना मिलना चाहिए था, मैं कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप किसी को भी रेफरेंस दीजिए, वो आपके बात को जरूर सुनेगा। किसी की भी बात पे विश्वास मत कर लीजिए क्योंकि सब सुने हुए बातों पे आपको ज्ञान देते हैं। कोई भी पढ़ के प्रिपेयर करके बात नहीं करता है। तो सबसे पहले आप जानिए, सच्चाई को जानिए, उसके बाद जो भी आपको एक्शन लेना है आप उस एक्शन को लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत कोशिश करता हूं आपको ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए जो आपको और आपके परिवार को हमेशा मदद करे हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। आप जो बार बार बोलते हो हमें भागना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, हर एक डोर नॉक करना पड़ता है, अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है तो आप जो है स्टेप वाइज उसको प्रोसेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे चीज़ जो खुद से कर सकते हैं आप, मैं उनको स्टेप वाइज मेरे वीडियो के, मेरे चैनल के जरिए आपको बताता हूं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक वीडियो ऐसा मिलेगा जो आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और आपको कहीं ना कहीं मदद करता है उस इंफॉर्मेशन के बारे में। आपको नहीं करता है तो आपकी कोई भी रिलेटिव या दोस्त या कोई भी आपके जानकार हो उसके लिए मदद करता है। तो काम की बात चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और
अगर आपको लगता है कोई भी इससे फायदेमंद है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस चैनल के लिंक को। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।